आज का हमारा अध्याय है एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका मनु भंडारी जी हैं। यह पाठ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 14वां अध्याय है। लेखिका मनु भंडारी का जन्म 2 अप्रैल 1931 को भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में इनका परिवार अजमेर राजस्थान आकर रहने लगा। मनु भंडारी ने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अजमेर से पूरी की और उसके बाद बनारस विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और कुछ समय तक कोलकाता में अध्यापन कार्य भी किया। अब वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान तथा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। यह कहानी एक आत्मकथ्य है जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उसके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया है। इस अंश में लेखिका के किशोर जीवन की घटनाओं के साथ उसके पिताजी और उसके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का नाम विशेष रूप से सामने आया है। ठीक है। लेखिका द्वारा एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के पड़ावों का भी इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा 46-47 की आज़ादी की लड़ाई में उसकी भागीदारी, उत्साह, उसका संगठन क्षमता तथा विरोध करने के तरीके का भी प्रभावपूर्ण वर्णन इस कहानी में किया गया है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पाठ एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर मतलब तैयार। तो लेखिका क्या कहती है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु जब से वे कुछ जानने समझने के योग्य हुई, तब से उन्होंने स्वयं को कहाँ देखा? अजमेर के ब्रह्मपुरी के 2 मंजिला मकान में पाया। ऊपर की मंजिल में लेखिका के पिता लिखने पढ़ने का काम करते थे और नीचे परिवार के लोग रहते थे। लेखिका की माँ भले ही अनपढ़ थी, पर वे घर के दायित्व का अच्छी तरह निर्वाह कर रही थी। ठीक है। उसकी माँ कम पढ़ी लिखी थी। यहाँ लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन कहा है। ठीक है। व्यक्तित्व विहीन कहा है। ऐसा क्यों कहा है उसने? क्योंकि लेखिका की माँ का धैर्य, त्याग और सहिष्णुता लेखिका के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। लेखिका और उसकी माँ का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत था। दोनों अलग अलग स्वभाव की थी। ठीक है। लेखिका की माँ ने कभी अपने अधिकारों को नहीं जताया, न ही कोई कार्य अपनी मर्जी से किया।
उन्होंने जो भी कार्य किया अपने पति की आज्ञा के अनुसार तथा अपने बच्चों की खुशी के लिए किया। उसकी माँ ने कभी अपनी खुशी नहीं चाही, कभी अपने लिए कोई कार्य नहीं किया। इसलिए लेखिका ने अपनी माँ को यहाँ व्यक्तित्व विहीन कहा है। ठीक है, आगे हैं। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। ठीक है, शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद भी कम नहीं थे, में से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ठीक है, तो अजमेर से पहले पिताजी कहाँ रहते थे? उसके पिताजी इंदौर में रहते थे। वहाँ उनका बहुत सम्मान था, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि थी, उनका नाम था। ठीक है, रईसों में उनको गिना जाता था। और कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे उनके पिताजी। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे। ठीक है, शिक्षा के बारे में केवल बड़ी बड़ी बातें ही नहीं करते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में बैठाकर वो उनको पढ़ाते भी थे। ठीक है, आगे है। जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ठीक है, जिन बच्चों को लेखिका के पिताजी पढ़ाते थे, कई बच्चे उनमें से कई बच्चों को अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। तो ऊपर जिसके बारे में बताया गया है वो लेखिका के पिता के खुशहाली के दिन थे। ठीक है, यहाँ लेखिका के पिताजी के दरियादिली स्वभाव के बारे में बताया है। ठीक है, और लेखिका के पिता एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। महत्वाकांक्षी क्या होता है? जो बड़े बड़े काम करने का इच्छुक होता है। उन्हें अपनी प्रसिद्धि और यश की भूख थी। ठीक है, अपनी यश और प्रसिद्धि को वो चारों तरफ फैलाना चाहते थे। ठीक है, आगे हैं। उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वो बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। ठीक है, एक तरफ तो वो बहुत ही कोमल व्यक्ति थे तो और संवेदनशील क्या होता है? जो मतलब दूसरों के दुख सुख को महसूस कर सके। ठीक है, संवेदनाओं को जान सके। और उन दिनों उनकी संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। ठीक है, उनके चरित्र के दो पक्ष देखने को मिलते थे। एक पक्ष तो बहुत ही कोमल और संवेदनशील था, और दूसरा पक्ष बेहद क्रोधी और अहमवादी। क्रोधी गुस्से वाला और अहमवादी अहंकार या घमंडी स्वभाव। जब लेखिका के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, यानी उनके दिन अच्छे थे, तब उनका स्वभाव बेहद कोमल और संवेदनशील था। बहुत दरियादिली व्यक्ति थे, दूसरों की वो मदद भी करते थे। लेकिन किसी कारण जब उनके पिता को आर्थिक झटका लगा, तो उनका स्वभाव बदल गया और वो बहुत क्रोधी और अहमवादी यानी अहंकारी बन गए। ठीक है, आगे है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा, तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। तो लेखिका क्या कहती है कि ये बातें तो सिर्फ मैंने सुनी हैं कि पिताजी का स्वभाव संवेदनशील, कोमल, दरियादिल था। जब लेखिका इन बातों को समझने लगी या उसने महसूस किया, तब उसके पिता क्रोधी और अहंकारी हो गए थे। सिर्फ उन बातों के टुकड़ों को ढो रहे थे। ठीक है, यानी जो उसके अच्छे गुण थे वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे थे। ठीक है, जब मनुष्य को आर्थिक झटका लगता है और अपनों के कारण ही उसको लगता है, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है। तो ऐसा ही लेखिका के पिता के साथ हुआ।
एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गई थी। ठीक है, उनको बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा, यानी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और उस झटके के कारण वो इंदौर से अजमेर आकर रहने लगी, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। तो अजमेर आकर उन्होंने अपने बलबूते अकेले और अपने हौसले से ही अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी को के अधूरे काम को पूरा किया, जो अपनी तरह का एक विशेष शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी। इस शब्दकोश ने लेखिका के पिता को प्रसिद्धि और सम्मान तो बहुत दिया, पर अर्थ नहीं मतलब इससे उसको धन की प्राप्ति नहीं हुई, और धन की कमी उनके पास पहले से ही आर्थिक झटका लगा हुआ था और इससे भी उसको धन प्राप्त नहीं हुआ। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया, और इस गिरती आर्थिक स्थिति ने ही शायद जो लेखिका के पिता के अच्छे गुण थे उनको कम करना शुरू कर दिया। सिकुड़ती गिरती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। ठीक है, उनकी गिरती आर्थिक स्थिति के कारण उनके पिता का अहंकार और भी फैल गया। विस्फारित मतलब फैल गया, और उनका अहंकार या घमंड उन्हें इस बात की भी अनुमति नहीं देता था कि वो अपनी आर्थिक स्थिति का भागीदार अपने परिवार को बना सके, कि अपने परिवार को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में समझा सके। ठीक है, कि अब वो पहले वाले दिन नहीं रहे, हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना होगा, ऐसी बातें उनको समझा सके। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती थरथराती रहती थी। ठीक है, उसके पिता की क्या थी? नवाबी आदतें थी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं। उन्होंने उन नवाबी आदतों को छोड़ा नहीं, यानी बाहरी दिखावे को उसने छोड़ा नहीं, और उसकी जो इच्छाएं थी, कुछ लाइफ में करने की इच्छाएं थी, वो आर्थिक स्थिति गिरने के कारण अधूरी रह गई। ठीक है, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद मतलब कोई व्यक्ति जब समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, यश हो, सम्मान हो, सब लोगों में मतलब समाज के लोगों में उसका नंबर सबसे ऊपर हो, श्रेष्ठ हो, और धीरे से उसको मतलब अचानक वो आम आदमी की श्रेणी में आ जाए, तो उसका स्वभाव बदलना स्वाभाविक है। ठीक है, तो हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाना। हाशिए पर सरकते चले जाना यही है कि आम आदमियों में शामिल हो जाना। तो उस चीज़ की यातना, उस चीज़ से वो बहुत दुखी थे, और वो दुख क्रोध बनकर किस पे टूटता था? लेखिका की माँ पर टूटता था वो क्रोध। ठीक है, अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। ठीक है, जो आर्थिक झटका लगा था वो क्यों लगा था? क्योंकि लेखिका के पिता के जो सबसे विश्वसनीय आदमी थे उन सब ने लेखिका के पिता को धोखा दिया, और अपने के हाथों, जिसको हम अपना समझते हैं, उनके हाथों अगर हमें विश्वासघात मिले, हमारा कोई वो अगर हमारा विश्वास तोड़े, तो हमारे दिल पर बहुत गहरी चोटें लगती हैं। ठीक है, लेखिका के पिता ने जिन लोगों पर आंख बंद करके विश्वास किया और उन लोगों ने उसको धोखा दिया, तो इसके कारण लेखिका के पिता का स्वभाव शक्की बन गया था, हर किसी पर वो शक करने लगे थे। ठीक है, और कभी कभी लेखिका और उसके बहन भाई भी इस चपेट में
आ जाते थे। कभी कभी लेखिका के पिता का क्रोध अपने बच्चों पर भी उतर जाता था। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ, खूबी अच्छे गुण और खामियाँ बुरे गुण, मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। तो यहाँ लेखिका क्या महसूस करती है, क्या देखना चाहती है कि मैं जो मेरे पिता से संबंधित बातें हैं वो इसलिए नहीं बता रही कि मुझे उनका गुणगान गाना है, बल्कि मैं तो स्वयं यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की, किसके व्यक्तित्व की, लेखिका के पिता के व्यक्तित्व के कितने गुण और कितनी कमियाँ मेरे व्यक्तित्व के अंदर समाये हुए हैं। ठीक है। परिवार में जैसा माहौल होता है उस माहौल का प्रभाव बच्चों पर जरूर पड़ता है। ठीक है। तो यही बातें लेखिका देखना चाहती थी कि उनके पिता के व्यक्तित्व की कितने गुण और दोष उससे मिलते हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। ये भी देखना चाहती थी कि उनके पिता द्वारा किए गए व्यवहार का क्या प्रभाव लेखिका के जीवन पर पड़ा और उन लेखिका के भीतर उन बातों ने या पिताजी के व्यवहार ने किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुर्बल और मरियल भी थी। लेखिका का रंग काला है और बचपन में वह बहुत कमज़ोर और मरियल थी, पतली थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना, फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। ठीक है। बचपन में उसके पिताजी उसकी 2 साल बड़ी बहन सुशीला से उसकी तुलना करते थे। उसकी बहन सुशीला बहुत ही गोरी, स्वस्थ और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। तो लेखक बचपन में उन दोनों की तुलना करते थे। तो किसकी प्रशंसा करते थे? वो सुशीला की प्रशंसा करते थे। और इन्हीं बातों ने लेखिका के अंदर एक हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी। लेखिका अपने आप को सबसे हीन समझने लगी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज लेखिका को हर चीज़ प्राप्त है, सम्मान भी प्राप्त है, उसका हर तरफ लेखिका के रूप में नाम है, प्रतिष्ठा भी प्राप्त है। ये सब चीज़ें प्राप्त होने के बावजूद आज भी वह इन चीज़ों से उभर नहीं पाई है। यह हीन भावना उनके मन से निकल नहीं पाई है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो जाती हूँ। मतलब आज भी कोई व्यक्ति अगर लेखिका के नाम के आगे कोई विशेषता लगाता है कि आप तो बहुत बड़ी लेखिका हैं, आपको ये पुरस्कार, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। तो ये विशेषताएं लगाकर कोई उनकी तारीफ करता है तो भी लेखिका को बहुत संकोच होता है। ठीक है। बहुत शर्म आती है, उनको अपने आप पर विश्वास नहीं हो पाता कि ये चीज़ें मैंने खुद से प्राप्त की हैं। लेखिका का आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया था। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। जो हमारा अचेतन मन होता है, जो पहले की बातें दबी रहती हैं और जब उनको मौका मिलता है तो वो बातें उभर आती हैं। तो अचेतन मन के किसी परत के नीचे दबी हुई वह हीन भावना लेखिका की उस समय निकल आती है। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। ठीक है। लेखिका को वो जो अपनी उपलब्धियां हैं, अपना सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो सिर्फ तुक्का लगता है। वो यह नहीं मान पाती कि यह मेरे परिश्रम और मेरी योग्यता का नतीजा है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे
उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है कि जब लेखिका के पिताजी इतना शक करते थे तो लेखिका को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज के दिन वही चीज़ें लेखिका को अपने व्यक्तित्व में भी देखने को मिलती हैं। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा मतलब दुख से उपजा मतलब पनपा शक। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है। ठीक है, होश संभालने के बाद यानी जब वो सब कुछ समझने के लायक हुई तो अपनी लेखिका के पिता की और उसकी वैचारिक टकराहट रहती थी। यानी लेखिका और लेखिका के पिता के विचार एक दूसरे से बहुत अलग थे। वो बात बात पर मतलब तर्क वितर्क करते रहते थे। तो आज लेखिका के व्यक्तित्व में भी वो सारी बातें लेखिका को दिखाई देती हैं। उसके कई रूप हैं, जैसे कभी वो कुंठाओं के रूप में आ जाता है, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में। लेखिका के व्यक्तित्व में अपने पिता के व्यक्तित्व की सारी झलक देखने को मिलती है। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। ठीक है, लेखिका कहती है कि कितनी ही परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन आसन का मतलब क्या होता है? निकट। तो निकट का जो बीता हुआ समय होता है वो आसानी से हमारे अंदर से निकल नहीं पाता, वो हमारे अंदर जड़ जमा लेता है और परिस्थितियां मिलने पर वो बाहर निकल भी आता है। ठीक है, समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। मतलब वर्तमान में चाहे कितना अच्छा समय आ जाए और समय हमें शायद दूसरी तरफ ले जाए, फिर भी स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, फिर भी हम उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर रह ही जाता है। ठीक है, बचपन की यादों को हम भूल नहीं पाते हैं। तो बचपन में बच्चों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, उस व्यवहार की छाप पूरी उम्र तक उनके अंदर रहती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही अच्छी या कितनी ही क्यों न बदल जाए। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, और पिता के व्यवहार से ठीक विपरीत थी उनकी अनपढ़ माँ, बेपढ़ी लिखी अनपढ़ माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। धरती को सबसे ज़्यादा सहनशील माना जाता है, लेकिन लेखिका ने क्या कहा है कि धरती से भी कुछ ज़्यादा ही धैर्यशाली और सहनशील थी वो। शायद उनमें पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे क्या बता रही है लेखिका कि पिताजी की हर ज्यादती को, पिताजी की हर गलत बात को, बेवजह जो उन पर गुस्सा करते थे, उन सभी को वो अपना भाग्य मानती थी। प्राप्य मतलब भाग्य मानती थी। वो ऐसा सोचती थी कि यह सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था। और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लेती थी। यानी अपने बच्चों की भी सारी फरमाइशें वो पूरा करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। जिंदगी में आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद का कोई कार्य नहीं किया, केवल लोगों को दिया ही दिया है। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था। ठीक है, तो बच्चे अपनी माँ के साथ ज्यादती होते देखते तो उनके मन में उसके प्रति क्या थी? सहानुभूति थी। तो हम भाई बहनों का सारा लगाव अपनी माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ठीक है,
लेकिन अपनी उसकी माँ का जो व्यक्तित्व था वो लेखिका के लिए कभी आदर्श नहीं बन पाया, क्योंकि लेखिका का मानना था कि हमें हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों का हमें डट कर सामना करना चाहिए। ठीक है, उनको इस तरह सहन नहीं करना चाहिए। तो जो उसकी माँ ने उनके लिए जो त्याग किया था मजबूरीवश, वो उनके लेखिका के लिए कभी भी उनका आदर्श नहीं बन पाया। न उनका त्याग न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। ठीक है, चाहे उसकी माँ का त्याग हो, चाहे उनकी सहनशीलता हो, वो सब उसके लिए आदर्श नहीं बन पाया। अब लेखिका कहती है कि पैतृक पुराण यही समाप्त कर मैं अपने पर लौटती हूँ, कि अपनी जो पिता की बातें थी मैं यही समाप्त करती हूँ और अपनी बातों पर लौट कर आती हूँ। लेखिका ने यहाँ पैतृक पुराण किसको कहा है? पैतृक पुराण उसने अपने घर परिवार की स्थिति को, अपने पिता के स्वभाव के गुणगान को पैतृक पुराण कहा है। ठीक है, आगे लेखिका बताती है कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, कि हम 5 बहन भाई थे उन सब में छोटी मैं थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। जब उसकी बड़ी बहन की शादी हुई उस समय लेखिका 7 साल की थी, और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। ठीक है, तो उसकी शादी की जो बातें थी वो धुंधली सी उसको याद है, यानी कुछ कुछ याद है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। ठीक है, लेकिन उसकी बहन सुशीला और उसने घर के आंगन में बचपन के सारे खेल खेले, जैसे सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिक्को आदि। ठीक है, यानी लेखिका को बचपन में सारी स्वतंत्रता मिली। तो कमरों में गुड्डे गुडियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ, मतलब पास पड़ोस की सहेलियों के साथ वो खेली भी है, गुड्डे गुडियों के ब्याह भी रचाए हैं। यो खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया है। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। ठीक है, पिताजी उनको घर के अंदर रखना चाहते थे, लेकिन लेखिका की गतिविधियों का, ठीक है, लेखिका जो एक्टिविटी करती थी उनका दायरा घर के बाहर अधिक रहता था। लेकिन उसके पिता ने उनकी सीमा क्या कर रखी थी? उनका घर। ठीक है, उन घर पर वो किसी तरह की रोक टोक उन पर नहीं करते थे। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। ठीक है, यहाँ पर लेखिका की सीमा क्या बताई है? घर। लेकिन लेखिका क्या कहती हैं कि हाँ, उस समय इतना ज़रूर था कि घर की दीवारें घर तक ही सीमित नहीं थी, पूरा मोहल्ला एक घर की तरह रहता था। इसलिए जो मोहल्ले के घर थे उन वहाँ आने जाने में लेखिका को कोई पाबंदी नहीं थी। ठीक है, आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। तो लेखिका क्या कहती है कि लेखिका को आज वो दिन बहुत याद आते हैं जब वो मोहल्ले की लड़कियों के साथ खेलती थी, और आज इस आधुनिकता ने अपने तरह से अपनी मर्जी से जीवन जीने के कारण उस परंपरागत पड़ोस कल्चर को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, उस पड़ोस कल्चर को ख़त्म कर दिया है, और पड़ोस कल्चर के ख़त्म हो जाने के कारण हम सिमट गए हैं अपने घरों में। ठीक है, संकुचित सिमट अपने घरों तक सीमित रह गए हैं, असहाय हो गए हैं और अपने आप को असुरक्षित बना लिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था।
तो लेखिका क्या कहती है कि मेरी दर्जन कहानियों में, जो शुरू में उसने 1 दर्जन कहानियाँ लिखी, उनके पात्र इसी मोहल्ले के लोग थे जहाँ उन्होंने अपनी किशोरावस्था को गुजारा तथा युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। 1-2 व्यक्तियों को छोड़कर उन कहानियों में कोई भी पात्र लेखिका के परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि मोहल्ले के लोग हैं। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। मतलब इनको देखते सुनते और इनके बीच रहते रहते ही लेखिका बचपन में बड़ी हुई थी और उनकी बातों को, उनके व्यवहार को वह बहुत अच्छी तरह समझती थी और उनका प्रभाव लेखिका के मन पर बहुत गहरा था। इसीलिए शायद उन कहानियों को लिखते समय लेखिका को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी तरह की कोई परेशानी का सामना लेखिका को नहीं करना पड़ा। अपने कहानी के पात्रों के रूप में वो अच्छी तरह से समा गए थे। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वो उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य था। ठीक है, महाभोज लेखिका के एक उपन्यास का नाम है और इसमें पात्र कौन था? दा साहब। महाभोज का पात्र कौन था? दा साहब। लेखिका कहती है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो उनके मोहल्ले के लोग थे, उनकी भाव भंगिमा, भाषा, मतलब उनकी कोई भी बात उनके हृदय में धुंधली नहीं पड़ी, किसी बात को वो भूली नहीं है। ठीक है, इसीलिए उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, मतलब अपने पात्रों में उन्होंने उनके व्यक्तित्व को प्रकट किया है। ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रकट किया है, कोई परेशानी नहीं आई। और जो महाभोज में दा साहब का चरित्र था वो भी एकाएक सजीव हो उठा। यह बात लेखिका के लिए भी बहुत आश्चर्य की थी और यह आश्चर्य बहुत ही सुख देने वाला था, यानी बचपन की बातों को याद करके वह बहुत खुश थी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।